सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज मशरिक़ी वुस्ता में जारी जंग का 18वां दिन है और हर गुजरते दिन के साथ अमरीका की मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। ईरान पर शदीद और मौलिक हमलों के बावजूद अमरीका ताहाल आबनाए हुर्मुज़ में तेल की आज़ादाना तरसील कराने में कामयाब नहीं हो सका। अमरीका के करीबी इत्तेहादी बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक ने एक एक करके सदर ट्रंप की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने खुलेआम इन ममालिक से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बहाल करने की मदद तलब की थी। इसके बरक्स इत्तलात ये हैं कि ये ममालिक तेल की तरसील के मामले पर बराह रास्त ईरान से रब्ता कर रहे हैं। इस सूरत हाल ने अमरीकी सदर को सख्त बरहम कर दिया है और वो अपने इत्तेहादियों को तनकीद और सख्त बयानात का निशाना बना रहे हैं। उधर दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फौरी तौर पर किसी बड़ी कमी के आसार नजर नहीं आ रहे। ताहम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक मार्च के महीने के लिए मुल्क की तेल की ज़रूरियात को महफूज बना लिया गया है, जबकि अब अप्रैल के लिए हिकमत अमली और मनसूबाबंदी जारी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासर के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अपनी जारी रखी हुई हैं। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने काबुल और नंगरहार में दहशतगर्दों के मुआविन ढांचे को निशाना बनाया। इन कार्रवाइयों में तकनीकी आलात के ज़खायर और असलहा और गोला बारूद के डिपो को तबाह किया गया, जो मुबैना तौर पर बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। ताहम अफगान तालिबान रजीम की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दी की पुष्पनाही अब भी जारी है। सूरत हाल यह है कि अफगान हुकूमत ने तुर्की और कतर के बाद चीन की सिफारती कोशिशों को भी खातर में नहीं ला रहे। इस पस मंज़र में यह सवाल अहम हो जाता है कि अगर सिफारती रास्ते मौसर साबित नहीं हो रहे थे तो क्या पाकिस्तान की फ़ौजी कार्रवाई के अलावा कोई ऑप्शन बच गया था। अब अगर मुल्क के अंदरूनी सियासी मंजरनामे की ज़रा बात करें तो इस वक्त कदरे सुकून है और ठहराव नज़र आ रहा है। इस दौरान हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान आला सतह राब्तों की कुछ खबरें भी सामने आई हैं। ताहम तहरीक इंसाफ के हलकों से ईद के बाद एहतजाजी ऑप्शंस पर गौर की दोबारा बातें सामने आ रही हैं। क्या ईद के बाद सियासी महाज फिर गर्म हो सकता है? इसी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हैं PMLN से, शफी जान साहब स्पेशल असिस्टेंट टू CM KP हैं PTI से, और डॉक्टर कमर चीमा साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ये जो सूरत हाल है चीमा साहब, पहले ज़रा इस पर आपकी कॉमेंट्री चाहिए। इत्तेहादियों के इनकार के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को सिक्योर करने के लिए अमेरिका के पास क्या ऑप्शन बचा है आपके ख्याल में? क्या खार्क जजीरे पर बूट ऑन ग्राउंड का ऑप्शन मौजूद है, जिसके लिए तकरीबन खबरें ये मिल रही हैं कि 2500 मैरीन्स को लेकर जापान बेस्ड US ट्रिपोली को रवाना किया गया है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सारे मामले में? देखिए, लगता यह है कि जो फ्रस्ट्रेशन प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिखाई है कि पहले वो जंग में अकेले आ गए, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कहा ये हमारी जंग नहीं है और हमारी ये नेटो की कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं था, आपके ऊपर किसी ने कोई अटैक नहीं किया, तो आपने ये प्रीएम्प्टिव जंग की है। तो अब वो कह रहे हैं कि चाइना भी इस मदद में हमारी आए, कोरिया भी आए, जापान भी आए। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को उनकी वाकफियत तो होनी चाहिए कि चाइना क्यों आएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में, आपका वहाँ पे चाइनीज़ को क्या मसला है जब चाइना को तेल जो है वो ऑलरेडी पहुँच रहा है। एक बात तो ये हो गई। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ रही है कि देखिए, रजीम तो चेंज नहीं हो सका, तो जब रजीम चेंज नहीं होगा तो रजीम को चोक करेंगे। तो चोक कैसे किया जाता है कि फिर आप उनके इर्द गिर्द जो पार्टनर्स हैं उनको तंग करेंगे आप, और अब पार्टनर्स को तंग, अपने ही पार्टनर्स को तंग कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये, और फिर अपने ही मीडिया को बुरा भला कह रहे हैं कि आप अच्छी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे मीडिया की सिचुएशन की। फिर अब ये है कि आपने बहुत सारे जो इंटरनेशनल इमेजरी कंपनीज हैं उनको मना कर दिया है कि आप इजराइल की और बहुत सारे और मुल्क जो इलाकों की इमेजेस वगैरह जारी ना करें। तो मुझे लगता है, और फिर देन अरब वर्ल्ड से भी प्रेशर आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि आप तो हमें सिक्योर करना था, हमने अरबों डॉलर की आपको ये जो बेसिस हैं जिनको आपको दिए हैं उसका हमें क्या मिला है आखिर में? इकोनॉमी भी बंद पड़ी है, एविएशन इंडस्ट्री बंद है, ऑयल की एक्सपोर्ट का जो प्रॉफिट है वो भी नहीं अब आ रहा।
तो मुझे लगता है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप परेशान है कि वो क्या करें, बल्कि अब उन्होंने चाइना जाना था इसी महीने, उसको भी पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो एक कमज़ोर पोजीशन में एक हारी हुई जंग के बाद वो जाके चाइनीज़ प्रेसिडेंट के सामने बैठें और उनसे निगोशिएट करें, और वो भी टफ निगोशिएशंस करना चाहते हैं बिकॉज उनके अपने चाइना के साथ मसले काफ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सिनेरियो है ये बड़ा अजीब सा बनता जा रहा है, जो अमेरिकी सदर के लिए घर में भी मुश्किल है, क्योंकि मीडिया और अपोजिशन साथ नहीं दे रहा, ग्लोबल पार्टनर साथ नहीं दे रहे, इन्फ्लेशन भी घर में महंगी, तेल भी महंगा हो गया, और अगर वो ये सिर्फ ये समझते हैं कि वो मार्केट में अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स रिलीज करके या वेनेजुएला से तेल लेके कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी बैड स्टार्ट। बट साहब, अब ज़रा हुकूमतों की बात कर लेते हैं। ये इस जंग के असरात से बचने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी ऑस्टेरिटी कैंपेन का ऐलान किया, जिसकी मॉनिटरिंग कहा गया कि आईबी करेगी। अब दो सवाल हैं, एक आईबी इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाएगी, इसको ज़रा सा हमें बताएं। दूसरा, जो सेनेट चेयरमैन के लिए 9 करोड़ रुपए की गाड़ी आई है अदायगी करके, इस मुहिम की फिर सिग्निफिकेंस क्या रह गई है कि आवाम के लिए है, या 5% कुछ वजीरों के कम हो जाएंगे, या कुछ पार्लियामेंटेरियंस के बाकी 9 करोड़ रुपए की गाड़ी उस वक्त आ रही है जिस वक्त आपके यहाँ ऑस्टेरिटी कैंपेन चल रही है? ये दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये 9 करोड़ की जो बात हो रही है वो चेयरमैन सेनेट के लिए, वो कहीं उन्होंने पहले इसके लिए मेरा ख्याल है ऑर्डर किया था जिस कंपनी को, और अब उन्होंने कोशिश की कि वो वापस ले ले, वो कंपनी को कहा कि ऑर्डर हम वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने मैंने वो 12 में से 3 करोड़ की को वापसी और इस तरह का 9 करोड़ की गाड़ी। अब ये चेयरमैन सेनेट ने अगर किया इस तरह का अपने उस में पैसे गाड़ी ली है, तो मैं समझता हूँ कि शायद उनको ऐसे हालात पता नहीं थे कि ये हो जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी देखें, सिक्योरिटी होती है। मैं फिर ये बात करूंगा, चाहे वो चेयरमैन सेनेट है, चाहे वो कोई और चीज है, जब एक सिक्योरिटी मेजरमेंट के मुताबिक एक चीज लेनी पड़ती है तो उसको फिर लिया जाता है। लेकिन इन हालात में जब एक खबर चल पड़ी जी वो ले लिया, वो चेयरमैन साहब ने मेरा ख्याल है ये कहा भी कि वापस कर देते हैं। लेकिन सिक्योरिटी मेजरमेंट के हिसाब से अगर वो गाड़ी ली, वो इस तरह की कोई बात हुई, तो मैं उसका जवाब यही दूंगा कि वो कोशिश कर की उन्होंने। ये मुझे पता है कि उस कंपनी को कहा कि आप ऑर्डर अपना वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार किया। तो अब गाड़ी आ गई है, तो ये किसी चेयरमैन सेनेट की नहीं है, एक नहीं है कि यूसुफ गिलानी साहब ही रखेंगे। वो फिर जितने आगे से इस सीट पे आएंगे उनको सब के लिए फिर ये गाड़ी यूज होगी, और ये फिर अब रहेगी। लेकिन उसका लेना ज़ाहिर फैसला हुआ होगा कि जी। शफी जान साहब, सूबाई हुकूमत ने सारी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए ज़ाहिर फेडरल के तलब किए हुए इजलास में शिरकत की है, और इन जो मेजर्स लिए गए हैं उसको एंडोर्स किया है। असल ख़र्चा वैसे भी आपको पता है कि सूबों में होता है। कल भी हम ये बड़ी बहस कर रहे थे इस हवाले से, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं। बाकी जो भट्ट साहब ने लॉजिक दिया उस पर मुझे यकीन है आप कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में हो रहा है असल ख़र्चा। क्योंकि कल भी एक बात हो रही थी कि जी पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है, उसने ख़र्चा कर दिया, तो PMLN ने ये कर दिया। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास है पैसा असल। ऑस्टेरिटी कैंपेन अगर चलनी है तो वहाँ से पैसा बचना है। आपकी हुकूमत इस पर क्या कर रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का सवाल है, तो चारों हुकूमतों में, चारों सूबों में और फेडरल हुकूमत के दरमियान अगर आप कंपैरिजन कर लें तो खैबर पख्तूनख्वा कफायत शारी में सोहेल आफरीदी साहब और हुकूमत सबसे आगे है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल का बम गिराया गया फेडरल हुकूमत की तरफ से, जो $60 पर बैरल पे खरीदा गया पेट्रोल, जिस पे 55 रुपए एकदम बढ़ाना, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इजाफा कभी नहीं हुआ। और इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि खित्ते में किसी ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। इंडिया ने रशिया से नया तेल खरीदा, बांग्लादेश ने 1% कीमतें बढ़ाई, और IMF के प्रोग्राम में श्रीलंका भी है, वहां भी कीमतें नहीं बढ़ी। वाहिद पाकिस्तान है पूरी दुनिया में जिसने 20% जो है तेल की कीमत बढ़ाई, बाकी दुनिया में 6% से किसी मुल्क में ज्यादा नहीं बढ़ाई। जब ये पेट्रोल बम गिराया गया, आम पाकिस्तान की जेब पे डाका डाला गया, क्योंकि ये तो डाके के माहिर हैं।
5300 अरब की IMF की करप्शन हो या दीगर इनके स्कैंडल्स हो, तो ये भी अरबों रुपए का जो डाका इन्होंने डाला। तो सबसे पहले सोहेल अफरीदी साहब ने स्टेप फॉरवर्ड किया और हमने यहाँ पे जो मोटरसाइकिल सवार है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से, और उनके लिए 2200 रुपए का ऐलान किया, 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए अगले महीने, जो 55 रुपए का इजाफा किया गया। ये बोझ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद उठाएगी। दूसरी साइड पे अगर आप देख ले तो 11 अरब का जहाज खरीदा जाता है, फिर इस जहाज पे वियना जाता है सैर सपाटे के लिए। फिर आपने ये भी देखा होगा कि 1.5 अरब की नई गाड़ियां पंजाब हुकूमत खरीद रही है अपने मिनिस्टर्स के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, और अनलिमिटेड फ्यूल भी देगी उसको। ओके। और उसके साथ साथ आपने 9 करोड़ की सेनेट की चेयरमैन की गाड़ी भी देख ली। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इनकी तरजीहात में अवाम नहीं है, इनकी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है। ये अवाम पे तो 55 रुपए का पेट्रोल बम गिरा रहा है, लेकिन इसके यहाँ पे एक और चीज आदिल अब्बासी साहब कि ये जो जहाज खरीदा गया है जिसके फ्लाइंग 1 घंटे का जो खर्चा है पेट्रोल का वो 5 लाख है। 2 करोड़ इसके जो पायलट है उसकी तनख्वाह है। जून तक 86 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। और फिर आप ये भी देख लें कि जिस इस जहाज को इस्तेमाल किया जा रहा है एक बैठ रहा है, और आप ये भी रिकॉर्ड साज चीज सामने आई है कि नया जहाज जिसको खरीदा गया, आप जब यामाहा मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं या कोई गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसका इंजन वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। ये वाहिद जहाज है, ये इतना चला है 1 महीने में कि बेचारे को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी। अकॉर्डिंग टू नून लीग कि वियना जो है मेंटेनेंस के लिए गया, जबकि वहां वियना शरीफ फैमिली के मेंबर को लेकर सैर सपाटे के लिए गया था। अच्छा भट्ट साहब क्विकली जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पे, मैं फिर उसके बाद चीमा साहब की तरफ जाना है। मैंने ईरानी पार्लियामेंट डिस्कस करनी है, मैंने कहा पहले अपनी पार्लियामेंट डिस्कस कर लें फिर ईरानी पे आते। देखें, एक तो ये शफी जान साहब को बिल्कुल इनको इसीलिए बिठाया गया कि आपने जो बात, मैं एक बात बताऊं, अपने वजीर आला को बोलो कि KPK में टाइम दे दे। सारा दिन डाला जेल और उधर जाके छुड़ाना, ये करना, ये जितनी आप बातें कर रहे हैं टाइम दे दो। आपने तो अपने सूबे में टाइम नहीं दिया, दहशतगर्दी खत्म नहीं की। दहशतगर्दों कि जब उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो एक वाहिद सूबा है KPK जिसका वज़ीर आला कहता है जी कि मुझे सबूत चाहिए कि ये दहशतगर्दी हो नहीं हो रही है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, अफगानी हमारे भाई है, लेकिन वहाँ जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं उनके खिलाफ जब भी कोई प्लानिंग बनती है, उनके खिलाफ जो भी जब उनको कहते हैं ना कि हमने इन दहशतगर्दों को खत्म करना है, उसके लिए जब कोई पॉलिसी बनती है तो वाहिद KPK का जो सूबा है ना वो उसमें मुदाखलत करता है और साथ नहीं देता। आप वो इस रास्ते पे आ भी गए हैं। और दूसरी बात, और वियना में जो जहाज गया है 5 साल पुराना जहाज वो खरीदा गया है, और ये जहाज जिस कंपनी से लिया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो इसको मेंटेनेंस इसकी करनी होती है। सुने, 1 मिनट सुने, ये आपने जो राग रोजाना लगा दिया ना जी, बयाना में गया, फैमिली का कोई बंदा गया हो, मैं आज आपको लिख के देता हूँ, ये झूठ आप जो बोलते हैं, आप मैं आपके ऊपर फिर वो जो फीका का कानून है वो लगा दूं, मुझे आप बताएं कौन गया है वहाँ, आप नाम लेके ये गया है और वहाँ भी जाता है। तो सुने एक बात, ये पासपोर्ट होता है, वहाँ फिर इंडोज होता है, वीजा होता है कि ये गए। यार आप हर वक्त झूठ ही बोलेंगे कि जी क्या जुनैद चला गया, उनकी वाइफ चली गई, वहाँ वो चले गई, ये क्यों आप झूठ बोलते हैं? झूठ है। लाहौर में जहाज गया है। और एक और बात, वो जो पायलट होते हैं ना, वो भी जिस कंपनी से जहाज दिया गया है वो एज ए ट्रेनी आते हैं, 2 महीने 4 महीने उसकी जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ये पायलट वापस चले जाएंगे। ये पे भी वही करते हैं। अब आपको बताऊं, आपने कहा पेट्रोल महंगा, मैं लंदन में बैठा हूँ, 1 पाउंड 2 पैनी 3 पैनी का पेट्रोल था, अब आज 1 पाउंड 45 पैंस का मिल रहा है। तो आप क्यों झूठ बोलते हैं कि दुनिया में क्यों, जिस तरह पाकिस्तान ने किया, दुनिया भर में डिस्टर्बेंस हुई है, और वो यहाँ UK में तो 1 पैनी महंगा हो जाए तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। 40 पैनी महंगा पेट्रोल हुआ है। मैं खुद पेट्रोल डलवाता हूँ, पहले 1 पाउंड 3 पैनी का था, अब 1 पाउंड 44 पैनी का हो गया है। तो दुनिया में ये चीज हो गई है। और आप एक बात याद रखो यार, ये इंटरनल मसाइल से होते हैं। जब पाकिस्तान में के अगर कोई बैरूनी चीज के खतरात होते हैं तो तब आप ये लेता है कि आप स्ट्रेटेजी ले जाते हैं। एक बात याद रखें, पाकिस्तान में जब हिंदुस्तान पे भी हमला हुआ तो फिर भी आप लोगों की अजीब किस्म के बयानात होते थे। एक हो जाए, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। शफी जान साहब 1 मिनट, फिर मैंने जाना है चीमा साहब। जी, जहां तक जुनैद सफदर की बात है तो जुनैद सफदर का जो नाम है वो हमने नहीं ब्रेक किया। वकास सहाफी है जो अमेरिकन बेस्ड है, आप जाए उसके खिलाफ केस करें।
ये तो कोई पाकिस्तान पे चलते हैं, वो अब सुन लेना सर, उधर चले जाए। अब सुन लेना सर साहब, आप पीका एक्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पीका एक्ट तो फिर उसमें बुखारी पे लगाएं, क्योंकि जब रियाना का इशू बना, जब जहाज का इशू बना तो उन्होंने कहा कि एयर पंजाब के लिए खरीदा गया। जब रियाना का इशू बना तो वो 5 दिन गायब रही। कुछ सहाफी ने उनको सवाल भेजे, जवाब नहीं आ रहा था, तो आप शुरू में कह देते कि जी मेंटेनेंस के लिए गया, उसका कोई आप डॉक्यूमेंटेशन सामने रख दे, बात खत्म। ये कोई यामाहा का मोटरसाइकिल भी लेता है तो चेक करके लेता है, ये तो जहाज है। या तो फिर आपने 1 महीने में जहाज इतना चला लिया है कि वो टिक नहीं रहा, उसके लिए मेंटेनेंस की जरूरत पेश आ गई है। जहां तक आप सोहेल अफरीदी की बात करें तो रमजान पैकेज जो है सबसे बड़ा सोहेल अफरीदी साहब का कारनामा है, 10.5 लाख खानदानों को हम दे चुके हैं। इसके साथ साथ आपने दहशतगर्दी की बात की, हमने CTD के लिए 31 अरब रुपए का पैकेज दिया है। ये जिम्मेदारी जो फेडरल हुकूमत की थी वो सूबाई हुकूमत अदा कर रही है, जिसमें 21 अरब रुपए का रिलीज हो चुका है। हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं स्पेशल ब्रांच की, CTD की, ताकि वो इस दहशतगर्दी जारी लहर के खिलाफ लड़े। बात बड़ी वाज़ेह है। और आपने पेट्रोल की बात की, लंदन की, मुझे याद आया, चलो अच्छी बात है, आदिल अब्बासी साहब के नासिर भट्ट साहब को भी एहसास हो गया, वो खुद लंदन में पेट्रोल डलवा रहे हैं कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया। जब एक आम पाकिस्तानी पाकिस्तान में पेट्रोल डलवाता है तो आपकी फीलिंग सेम हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बादशाह है, पाकिस्तान की आवाम तो इनको भेड़ बकरियां लगती है, जो इनके मन में आता है महंगा कर देते हैं। चले, आप दोनों का पॉइंट आ गया। महंगे होने का एहसास हो रहा है। चीमा साहब की तरफ मुझे जाने दें। एक बात कर रहे थे प्लीज। जी। अभी मैंने जो तफसील बता दिया शफी जान साहब, आपने कल किसी प्रोग्राम में फिर कहा कि जुनेद चला गया, वो वहां चले गए, तो फिर आप साबित करें कि मैंने जुनेद का नाम लिया होगा। अभी मैंने आपको तफसील से बताया, सारी चीजें आप कंफर्म कर ले। ओके, बट साहब आप साबित करें कि मैंने जुनेद का नाम लिया। अभी आपने नाम लिया था। मैं शरीफ फैमिली का है, जुनेद नहीं का। नहीं, आपको मैंने कहा, आपने कहा कि अमेरिका में फलां जो सर उन्होंने कहा था कि शरीफ फैमिली के अमेरिका की आवाजें आती है वही आप शुरू कर देते हैं। अमेरिका की बातों पे आप चलते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं ना कि जो दुनिया में होता है उसके साथ चलते हैं, लेकिन इंटरनल मामलात में हर जगह आप ये चीज नहीं करते। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। चीमा साहब, ये जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने बात की है, और ये प्रपोजल बहुत पहले से ज़ेर गर्दिश था कि ख़ित्ते के जो ममालिक हैं एक मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बनाया। अभी जो भट्ट साहब भी बात कर रहे हैं ना कि हम लोगों को मिल के जब इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आती, जब कोई नेशनल क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, उसमें मिल के करना चाहिए। ईरान क्या भी ये डिस्कशन है पार्लियामेंट में कि कंबाइन कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए। ये जो मौजूदा जंग ने जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म की ज़रूरत को हाईलाइट किया है, क्योंकि अमेरिका तो गल्फ़ कंट्रीज़ के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ेल हो गया अपेरेंटली, जो लग रहा है जिस तरह उनके कंसर्न्स हैं। सो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक डूएबल चीज़ है या हो सकती है? देखिए, इसका मतलब ये है कि ईरानी बेसिकली ये चाहते हैं कि जो अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है मिडल ईस्ट में वो ना रहें, और मिडल ईस्टर्न ममालिक और ईरान जो है वो मिल के एक ऐसी इंगेजमेंट पे पहुंच जाएं, एक ऐसे ब्रॉडर अरेंजमेंट में आ जाएं कि जहां पे वो एक दूसरे की सिक्योरिटी को चैलेंज ना करें। ये ऐसे ही है जैसे ईरान ने और सऊदी अरब ने रिप्रोशमा किया था, और उस वक्त चाइना ने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। तो क्या सवाल ये आता है कि क्या जो पोजीशंस इन अरब ममालिक ने लिए हैं, क्या दे कैन स्टेप बैक एंड रीथिंक कि हमें अमेरिका को यहाँ से निकालना है, उससे सिक्योरिटी गारंटीज कोई नहीं लेनी, और ईरान के साथ हमने ये रिलेशन रखना है। मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पहले ये था कि ये अरब ममालिक जो थे, इनको ये था कि एक दूसरे से ख़तरा था। आपने देखा मिडल ईस्ट में वॉर्स हुई, फिर आपने ये भी देखा कि ये कहा गया कि जो ईरान है वो अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी की एक्सपेंशन चाहता है, और उस सिलसिले में सेक्टेरियन वॉर्स और बहुत कुछ हुआ। अब सिचुएशन बदल गई है। अब सिचुएशन ये है कि सऊदी अरब ने तो रिप्रोशमा कर लिया है, लेकिन विद इन GCC जो दरार आई है, बिकॉज के कुछ ममालिक ने इजराइल को रिकग्नाइज कर लिया है, तो वो थोड़ा सा और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब अरब वर्ल्ड यूनाइटेड नहीं है। अरब वर्ल्ड की आपस में वो पॉलिटिकल कोहेजन नहीं है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें वो खित्ते को उस तरह नहीं देखते जिस तरह वो पहले इकट्ठे मिल के देखा करते थे। देखें कतर पे जिस तरह एक एम्बार्गोज लगे थे, मिल के लगाए गए, फिर अब UAE और बहरीन जो है वो पीछे हट गए।
तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन ये मेरा ख्याल है ईरान सिर्फ इसलिए कह रहा है ताकि रीजनल ममालिक की, अरब ममालिक की अवाम को पैगाम दिया जाए कि ये जो कुछ हम हमले कर रहे हैं अरब ममालिक के अंदर, ये बेसिकली हमारी आपसे लड़ाई नहीं है या आपकी फ़ौज से लड़ाई नहीं है, ये बेसिकली आपने ये जो मिलिट्री बेसिस आपकी गवर्नमेंट्स ने दी हुई रखी हुई हैं यहाँ पे, उसकी वजह से मसला पैदा हो रहा है। तो ये बेसिकली एक लार्जर पॉलिटिकल डिबेट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है कि ऐसी डिबेट हो। और प्लस अब जो दराड़ और तकसीम विद इन अरब ममालिक आ चुकी है, मुझे नहीं लगता कि वो स्टेप बैक करेंगे। भट्ट साहब, एक कुछ ये अब खबरें चल रही हैं, ज़रा जो डोमेस्टिक अपना इशू है उसकी तरफ आते हैं कि ये वफाकी वज़ीर के अलीमा ख़ान से और सुहेल आफरीदी से मुबैना राब्तों की इत्तलात रिपोर्ट हुई हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या बातचीत का सिलसिला इस तरह होना चाहिए, चीज़ें इस तरह आगे बढ़नी चाहिए? देखें, बिल्कुल अगर वो ये समझते हैं कि ये जो रवैया उन्होंने पहले 2 साल रखा था उसमें उनको कामयाबी नहीं है और हर दफ़ा एक ईद पे देना मैं हम नहीं छोड़ेंगे, ईद के बाद ये करेंगे, हमेशा कहा कि जमहूरी तरीका इख्तियार करें, अपोजिशन में जो है वो अपना जमहूरी रवैये से बातचीत करें, हुकूमत उनसे बात करती है और हुकूमत ने हमेशा कहा कि हम बात करते हैं, लेकिन इनका रवैया हमेशा डिफरेंट रहा। अब इनको अगर ये फील हो गया है और जैसे वज़ीर आला KPK भी आके एक मीटिंग में शामिल होके कहता कोई वफाक पॉलिसी बनाएगी दहशतगर्दी में तो हम शामिल होंगे, तो हम यही कहते हैं, हुकूमत उनको यही कहती है कि आप हमारे साथ बैठे बात करें। तो राब्ता हुआ है सर कोई? जी, राब्ता हुआ है जो नहीं, राब्ता बिल्कुल। देखें, महमूद खान चकज़ई को जब इमरान खान ने बना दिया कि वज़ीर अपना अपोजिशन लीडर और राजा नासिर अब्बास को, इसका ये मतलब था कि वो बात करना चाहता है। उसने अपने लोगों पे एतमाद नहीं किया, जो उसके जितने के मुस्लिम अपना PTI के लोग हैं, किसी को उसने नहीं बनाया अपोजिशन लीडर, ना कौमी असम्बली में ना सेनेट में। ठीक है, तो ये तो उसका रवैया ये बता गया। बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो मुतमईन नहीं है अपने लोगों से, उन्हें पता है कि वो उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे उनकी रिहाई का, तो इसलिए उन्होंने ना राजा नासिर अब्बास साहब को और महमूद चकज़ई साहब को आगे किया। शफी जान साहब, क्या वज़ीर आला जी एक बात जी, अगर ये उनका रवैया अगर बात करने का है तो बिल्कुल इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, उन्होंने बात इनके पास सिवाय आपसे बात करने के अब कोई रास्ता नहीं बचा। जी ठीक है। शफी जान साहब, क्या CM ने फेडरल गवर्नमेंट से पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के लिए कोई कांटेक्ट किया है या कोई मुलाकात की है? आदिल अब्बासी साहब, ये खुशफहमी भी बड़ी अच्छी चीज होती है। नासिर भट्ट साहब को अभी भी खुशफहमी है कि हम इनसे बात करेंगे, इनके इख्तियार में क्या है कि हम इनसे बात करेंगे। ये तो खुद बेचारे डमीज हैं, भर्ती किए हुए लोग हैं, हमारे मैंडेट पे बैठे हुए हैं, हम इनसे क्यों बात करेंगे? पता है किस खुशफहमी में जी रहे हैं। जहां तक CM खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो करेंगे। एक सवाल नासिर भट्ट साहब, देखिए अगर आप टोकेंगे इस तरह तो नहीं होगा ना। मैंने आपको किसी बात पे नहीं सवाल, मैंने आप बात करें, आपने किससे बात करनी है ये बता। भट्ट साहब उनको जरा कंप्लीट करने दें जी। देखिए, जहां तक CM खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो हम किसी बैकडोर राब्ते पे बिलीव नहीं रखते, ना हम किसी चोर दरवाजे से अंदर आना चाहते हैं। जहां तक वर्किंग रिलेशनशिप की बात है तो फेडरल हुकूमत के साथ ना होने के बराबर एक वर्किंग रिलेशनशिप है। हमारा ये मानना है कि फेडरल हुकूमत जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ट्रीट कर रही है, ये ज्यादती है, ये सुतेली माँ वाला सलूक है। ना हमें अपना शेयर मिल रहा है, ना ही हम जो भी इनसे डिमांड हमने की है, जो हमारा जायज हक है, कोई भी चीज अभी तक हमें नहीं मिली। जो मुलाकात एक हुई थी CM सुहेल आफरीदी की शहबाज शरीफ साहब से, वो शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश भी हुई थी। वो मनसब की मुलाकात मनसब से थी, उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई, उसमें जारी दहशतगर्दी पे बात हुई जो लहर है, और जो हमारे वाजिबात है उस पे बात। सर ये मुझे बताएं, आपकी फोर्स, शफी जान साहब मैं आता भट्ट साहब आपकी तरफ, ये आपकी उस फोर्स का क्या बना जो आपने एक रिहाई फोर्स बनानी थी, उसका क्या बना? आदिल अब्बासी साहब, फोर्स हर सूरत बनेगी, ये बात मैं कई दफा वाजे कर चुका हूँ। रमजान में हमने उसका स्ट्रक्चर तकरीबन रेडी कर दिया है। इमरान खान रिहाई अमन फोर्स उसका नाम होगा। ईद के बाद उसकी लॉन्चिंग हो रही है, बाकायदा मेंबरशिप होगी। पाकिस्तान के तमाम तर नौजवानों को दावत भी है और नौजवान इसके लाखों तादाद में हिस्सा भी बनेंगे। मेंबरशिप होगी, ओथ लिया जाएगा। स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में आफरीदी साहब ने आपने अभी तक उसकी मेंबरशिप भी नहीं की, क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे कि रमजान के बाद, ईद के बाद जो है वो प्रैक्टिकली वो सामने होगी। अभी तो हम स्ट्रक्चर और मेंबरशिप उसकी कर चुके हैं, लोग आ रहे हैं हमारे पास। नहीं, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। उसकी मेंबरशिप अभी लॉन्चिंग इवेंट है ईद के बाद,
डैशबोर्ड खोल दिया जाएगा, मेंबरशिप शुरू हो जाएगी, आफरीदी साहब इसको लीड करेंगे और ये गैर सियासी होगी। जिस दिन इमरान खान साहब रिहा होंगे ये फोर्स शुक्रिया के साथ डिसॉल्व कर दी जाएगी। जी भट्ट साहब, तो आपने कहा फोर्स, इनको कहें आपने इतना कुछ कर लिया, ओथ उठा लिए। ये केपीके का वज़ीर आला ने जब ओथ उठाया था तो उसने कहा था मैं इसके इमरान में जान दूंगा, अभी तक उसने जान तो नहीं दी। अब वो वफाक के साथ चल भी रहा है और जाके सुबह शाम। सर उन्होंने आपको कोई दिया हो ना दिया, उन्होंने आपको शफी जान तो दिया है ना। एक मिनट, ये शफी जान ही हमारे देखे ना, हमारा प्यारा शफी जान झूठ बोलने के लिए रखा हुआ है। और आप एक और बात बता दूं, ये फोर्स बनाए या कोर्स और करें, अभी ने ये पहले एक प्रोग्राम निकालने, इन्होंने कहा था कि हमने हर चीज तैयार कर दी है, सिर्फ ईद के बाद लॉन्चिंग हो जाएगी, हमने हर चीज मैनेजमेंट कर लिया है। आज लिख के देता हूँ, ये मेरा प्रोग्राम याद दोबारा भी अगर दिखाना पड़े दिखाएं। ना फोर्स बनेगी, ना फोर्स है, ना इनके लिए कोई आता है। हाँ, ये मंसूबे जरूर बनाते हैं, हर दफा एक नया नैरेटिव बनाते हैं, 2 दिन बाद नया नैरेटिव और आ जाता है। ये हम भी इधर है, ये इनकी जो फोर्स आएगी वो भी इधर है। एक वज़ीर आला चला गया, मैं आऊंगा लेके जाऊंगा। मुख्तसर बात है, आज फिर कहता हूँ कि अगर आपने अपना रवैया चेंज ना किया तो आपकी ये जो हालत है इससे बदतर हो सकती है, बेहतर नहीं हो सकती। शफी जान साहब, पहली बात यह है कि मैं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो नासिर भट्ट साहब झूठ कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो साबित कर दे मैंने कौन सी यहाँ पे झूठ बोला है। जहां तक सुहेल आफरीदी साहब की बात है, आपने कहा कि इश्क इमरान, तो इश्क इमरान ही इश्क पाकिस्तान है। इक्तिदार हमारे लिए कोई मानी नहीं रखती, इक्तिदार हमारी मजबूरी नहीं है, इक्तिदार आप जैसे लोगों की मजबूरी है जो 17 सीटों पे पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसलत हो चुके हैं। अब पाकिस्तानियों से जीने का हक छीन रहे हैं, आप पाकिस्तानी को पॉलिसी उनका कतल कर रहे हैं। 2018 में जिन लोगों के कंधों पे चाहे उसके मुझे बताएं, वो जो उस वक्त के चीफ जस्टिस था साकिब निसार, आप 2018 में कैसे मुसलत हुए? वोट लेके आए आप जिन लोगों के सर पे है वो भी जेल पे है, बाकी भी चले जाएंगे। अगर आपने 2018 में ये हालात पैदा ना किए होते तो 2024 में भी ऐसा ना होता। 2018 की जो आपकी गलत पॉलिसियां थी, आरटीआई बंद करके आपको मुसल्लत किया गया। अच्छा चलता पाकिस्तान आज इस हालत में पहुंचा है, उनके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को आरटीआई बंद करके भट्ट साहब की बड़ी बीमारी है कि अपनी बारी की बोलते हैं। शफी जान साहब, आदिल अब्बासी साहब, एक दूसरी चीज, एक तो इनको ना हर चीज में इमरान खान नजर आ जाते हैं, इनको नींद में भी इमरान खान आते हैं, डर के मारे उठ जाते हैं। हमारी हुकूमत तो 3 साल रही है, 79 ईयर्स होने वाले हैं पाकिस्तान को, या तो फिर मार्शल रहा है या इन दोनों फैमिली की हुकूमतें रही है। तो वो 3 साल जो है ये इधर जाते हैं, कोई खराबी होती है इमरान खान, कोई और पॉलिसी खराब हो जाती है इमरान खान, तो अल्लाह को जान देनी है आपने। 3 साल वो रही है, वो 3 साल ही पाकिस्तान का सुनहरी दौर था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन था, यहाँ पे लोग आराम से सोते थे, 100 का पेट्रोल मिल रहा था, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा थी। मुझे एक प्रोग्राम करना पड़ेगा आप दोनों के साथ दोबारा, और उसमें मैंने पाकिस्तान का, मैंने आप दोनों के साथ, मुझे लग रहा है ईद के बाद मुझे एक प्रोग्राम आप दोनों के साथ दोबारा करना है। पाकिस्तान का सुनहरा दौर डिस्कस करना है, पाकिस्तान अच्छा भला चल रहा था। और आप दोनों के साथ, क्योंकि जाहिर है वो ईद के बाद फोर्स का कयाम और ये डिस्कशन भी होगी कि एहतजाज हो रहा है नहीं हो रहा। आप दोनों के साथ मैंने एक प्रोग्राम, फोर्स नहीं है, इनको कहें ईद के बाद फोर्स बनाए, हमें पता चले कि आप कह रहे मेंबरशिप कर रहे हैं, हम फोर्स बनाएंगे, आप इस्तीफा देंगे ना बनाएंगे तो फिर हम चले जाएंगे। साहब वो कह रहे हैं आप इस्तीफा देंगे अगर हमने फोर्स बना ली तो। मेरी सुने, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर ये ईद के बाद फोर्स का ऐलान ना किया, मेंबरशिप बनी बनाई तो कोई भी नहीं, ये वहां से यू टर्न लेंगे, एक नई बात करेंगे। फोर्स बनी तो मैं भी इधर हूं, आप इधर है, रियासत के खिलाफ जब आप फोर्स बनाएंगे तो आपको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा। आप इस्तीफा देंगे बन गई तो? मैं अभी कह रहा हूँ कि अगर आप फोर्स बनाएंगे रियासत के खिलाफ तो मैं लिख के देता हूँ कि आप एक दिन भी नहीं चल सकेंगे। और आप जो बाकी लोग हैं ना, जैसे आपने GHQ पे हमला किया, जैसे आपने वो कहते हैं कोर कमांडर के घर गए, आपने जो कुछ किया अपनी फोर्सेस पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पे जो आपने हमला किया था याद है ना आपको? ये गलती आपने की, याद है ना? मांग ले उस इदारे से, ओके भट्ट साहब, किसी सियासी वाली बात करेंगे आप। भट्ट साहब बस मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, सिर्फ 30 सेकंड। शफी जान साहब मुझे ये बता दें, ये फोर्स बना के आप क्या करेंगे? इस्तीफा डिमांड करेंगे, जलसा करेंगे, एहतजाज करेंगे,
या कुछ और करें? या जेल तोड़ के इमरान को बाहर निकालेंगे, ये भी पूछ ले। देखिए, ये जो फोर्स होगी ये पुरअमन फोर्स होगी, ये कानून और आइन के दायरे में रह के अपना काम करेगी, क्योंकि कानून और आइन हमें इजाजत देता है एहतजाज का, जलसे का, जुलूस का, धरने का। और जो भी लाएअमल मरकजी क़यादत देगी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, ये फोर्स उसमें सफ़े अव्वल में होगी। थैंक यू सो मच शफी जान साहब, नासिर भट्ट साहब। नासिर भट्ट साहब, बहुत खुश हुए आपकी आखिरी गुफ्तगू सुन के, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन के मैंडेट में तोसी से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर हुई, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में चीन के सफ़ीर ने एक वजाहती बयान दिया, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें अब भी ना सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा हैं। उन्होंने जोर दिया कि अफगान सरजमीन किसी भी सूरत दहशतगर्द ग्रोहों की पनाहगाह या सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चीनी सफ़ीर के मुताबिक अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ीद मजबूत और मौसर इक़दाम करे। उन्होंने ख़ास तौर पर चंद अहम तंजीमों का नाम लेते हुए कहा कि दाइश खुरासान, अलकायदा, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रोह खित्ते के अमन के इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ख़तरा बने हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई अब नागुज़ीर है। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में बारूदी मवाद और धमाका खेज़ आलात के बायस आम शहरियों की हलाकतें भी एक संगीन मसला है, जिस पर सलामती काउंसिल ने तशवीश का इजहार किया। इस सिलसिले में बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया गया कि अफगानिस्तान में माइन एक्शन प्रोग्राम की हिमायत और ताउन में इजाफा किया जाए ताकि शहरियों को लाह खतरात को कम किया जा सके। चीनी सफ़ीर का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा बुनियादी शर्त है और इस मकसद के लिए अफगान हुकूमत और आलमी बरादरी को मुश्तरका और संजीदा कोशिशें करना होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।